सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या चीज़ होता है? सैटेलाइट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक कंपैरेटिवली बहुत बड़े मास ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। जैसे मून इज़ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है और मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन करता है, और इसके रेडियस का, इसका जो सर्कुलर पाथ है, ये सैटेलाइट है। मान लो मून है, कोई भी सैटेलाइट हो सकता है, किसी भी कोई भी प्लैनेट हो सकता है। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं ये अर्थ है और ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है। मून यानी कि नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है। तो सपोज ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर है अर्थ के सेंटर से, तो स्मॉल आर क्या होगा, इसमें अर्थ का रेडियस होगा और अर्थ सरफेस से कितनी हाइट है, तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। तो ये एक सैटेलाइट है, इसका मास है m, ये अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और ऑर्बिट में जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इसके लिए अपना एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे नहीं चल सकता। तो यहाँ जो हमारा सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो इस स्मॉल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है मतलब इसे कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर मिल रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है कि जो सिस्टम है उसके अंदर ही कोई ऐसा फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कौन सा फोर्स है? अर्थ है। ये मान लो अर्थ है, इसका मास m है, ये सैटेलाइट है, इसका मास स्मॉल m है। तो दो मास बॉडीज़ के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इनफैक्ट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिख सकते हैं या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स for the circular motion of the satellite is provided by the gravitational force, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? सैटेलाइट का मास है m और उसकी स्पीड है v/o, ऑर्बिटल स्पीड इसको बोल सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? mv/o² बाय r, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट। तो gm1 m2 बाय r², ठीक है। ज़रा ध्यान रखना, इधर r है, इधर r² है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² बाई r से आया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है gm1 m2 बाई r² से आया। और r क्या चीज़ है? सैटेलाइट के सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो यहाँ से एक r डिवाइड हो जाएगा, ये मास डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ऑर्बिटल स्पीड निकालते हैं तो वो आता है gm बाय r, और r की वैल्यू अगर लिखें तो r की वैल्यू है रेडियस ऑफ द प्लैनेट प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ से अगर ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ gm बाय r प्लस h। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट। तो यहाँ पर भी देखो सैटेलाइट का मास इस फार्मूला में कहीं भी नहीं आ रहा है। इट मीन्स कितने भी मास का सैटेलाइट हो, 500 ग्राम का हो यानी आधा किलो का हो या 5 टन का हो, सब के लिए ऑर्बिटल स्पीड सिर्फ प्लैनेट के मास और रेडियस ऑफ द प्लैनेट और किस पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस पर डिपेंड करता है। तो प्लैनेट का मास और प्लैनेट का रेडियस तो फिक्स रहता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर हमने रखा है सैटेलाइट को, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ऑर्बिटल स्पीड डिसाइड होगी। तो यहाँ देखें अगर h ज़्यादा होगा
जैसे जैसे हाइट बढ़ा देंगे यानी सरफेस से ज़्यादा दूर ले जाएंगे सैटेलाइट को, तो ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी। h जितना ज़्यादा होगा ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड हमें पता चल गई, यानी कि एक सर्कुलर पाथ पर जब सैटेलाइट चल रहा है तो कितनी स्पीड से चल रहा होगा। तो अगर स्पीड पता हो तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक चक्कर लगाने में, सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीड हमें पता है। और डिस्टेंस कितना चलेगा एक चक्कर में, सरकमफेरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, कितना टाइम लगेगा सैटेलाइट को चक्कर लगाने के लिए। तो कितना डिस्टेंस चला एक चक्कर लगाने में, 2πr, और स्पीड कितनी थी v0 यानी ऑर्बिटल स्पीड। तो 2πr का मतलब है रेडियस ऑफ द प्लैनेट प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस, और इधर gm और इधर r प्लस h। gm की पावर भी हाफ है यानी रूट है, और r प्लस h की पावर भी हाफ है क्योंकि यहाँ पे रूट था। तो r प्लस h की पावर्स को अगर हम एक साथ ऐड कर दें तो कितना आ जाता है, t इक्वल टू 2πr प्लस h पावर 1 और 1/2 यानी कि 3/2 बाय रूट gm। तो ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आ गया कि कितना टाइम लगेगा सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो, यहाँ भी सैटेलाइट का मास कहीं भी नहीं है। सैटेलाइट का मास कितना भी हो, 500 ग्राम हो, 5 किलोग्राम हो, 500 किलोग्राम हो, इट डजेंट मैटर। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, जिसकी हेल्प से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस भी बोला जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है कि अर्थ के, जियो मतलब क्या होता है अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में वो सैटेलाइट रुका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अपनी पोजीशन पे। जैसे हमने अपना एक सैटेलाइट बनाया, हमारे स्कूल के बच्चों ने, बहुत ही एम्बिशियस बच्चे मान लो हमारे स्कूल के थे कुछ, और उन्होंने अपने साइंस प्रोजेक्ट में एक सैटेलाइट बनाया। तो सैटेलाइट जब हमने बनाया, हमारे स्कूल का सैटेलाइट है, तो हम क्या चाहेंगे, वो सैटेलाइट हमेशा हमारे स्कूल के ऊपर दिखाई दे, हमारे स्कूल के ऊपर ही रहे। पता चला मेहनत तो हमने की और वो जियो स्टेशनरी नहीं था, तो कुछ दिन के बाद वो मोड़ स्कूल पे दिखाई देगा, फिर कुछ दिन के बाद में वो टाटा में जो स्कूल हैं उनको दिखाई देगा। तो फ़ायदा क्या है, मेहनत हमने की और उसको यूज़ कोई और करेगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है कि वो सैटेलाइट हमेशा हमारे सर के ऊपर, हमारे स्कूल के ऊपर ही दिखाई दे। हमारे स्कूल के रेस्पेक्ट में अर्थ पर जो पॉइंट है, जैसे हमारा स्कूल है, उसके रेस्पेक्ट में वो सैटेलाइट हमेशा स्टेशनरी दिखाई दे। तो स्टेशनरी कैसे दिखाई देगा, ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वीओ स्पीड से ये घूम रहा है, अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है, तो फिर भी ये हमें स्टेशनरी दिखाई दे। ऐसा कब होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हमें कब दिखाई देता है, जब हम भी सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से चलते हैं। जैसे तुम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हो, साथ में साइकिल से जा रहे हैं, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, या चलो ट्यूशन को छोड़ो, मान लो कि साइकिल से कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हैं रोड पे, तो एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्पीड से जब हम चलते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तभी हमारा फ्रेंड हमें स्टेशनरी दिखाई देता है, उससे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, या बस में जैसे सभी लोग बैठे हुए हैं, तो सब लोग सीट पर अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, सब एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्पीड से जा रहे हैं, इसीलिए हमें वो लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो सिमिलर चीज़ यहाँ भी है, अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट हमें स्टेशनरी कब दिखाई देगा, जब सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड से ही हमें ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी मिला है। तो अगर सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उतना ही हो जितना अर्थ का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, तो हमें वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखाई देगा, वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जैसा होगा। यानी कि जो टी की वैल्यू अभी हमारी आई थी 2πr प्लस h पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट gm, ये जो वैल्यू है, अगर अर्थ के लिए अगर हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है
फॉर ए सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी, ठीक है, जियो स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो t इक्वल टू कितना होना चाहिए 24 आवर। अर्थ का जो एक पीरियड ऑफ रोटेशन है वो 24 आवर है। तो अर्थ सरफेस पर अगर यहाँ मान लो एक पॉइंट है, यहाँ मान लो कि हमारा स्कूल है, तो अर्थ जब एक चक्कर लगाएगा, अर्थ ने एक चक्कर लगाया ऐसे यहाँ से यहाँ, तो इसके ऊपर ही हमारा सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट भी उतने ही टाइम में एक चक्कर लगाए, तो वो हमेशा इस पॉइंट के साथ साथ, ये हमारा अर्थ पे सरफेस है, हमारा पी पॉइंट है, और ये मान लो सैटेलाइट है, तो पी और एस दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जब चलेंगे तो हमें ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखाई देगा। और अर्थ सरफेस पर कोई भी पॉइंट कितना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में 24 आवर। तो 24 आवर अगर इस सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ टी की वैल्यू लिखेंगे 24 आवर, ठीक है, 24 आवर, उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे अर्थ का रेडियस का वैल्यू डालें, यहाँ अर्थ का मास, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट पे हम सैटेलाइट को सेट करें कि उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 24 आवर हो जाए, तो वो सैटेलाइट हमें अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखाई देगा। तो ये कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो। इसमें r और m यानी अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास, ये बुक में दिया हुआ है, टेबल एक बना के रखा है, वहाँ से लिख सकते हैं। तो h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर, तो अर्थ के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है, यानी कि उसकी हाइट यहाँ अर्थ सरफेस से, ऑर्बिट में तो r भी जुड़ जाएगा, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट होनी चाहिए, तो वो 36,000 किलोमीटर आता है, ठीक है। अगर किसी किसी बुक में देखना उसमें 35,800 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इतने ज़्यादा वैल्यू के आगे 35,800 के आगे अगर 200 बढ़ा भी दिया घटा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाइट लगभग 36,000 किलोमीटर आती है, यानी अर्थ सरफेस से इतना ऊपर जब ले जाएंगे 36,000 किलोमीटर, तो वो सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अर्थ के पीरियड ऑफ रोटेशन के बराबर हो जाएगा, और वो सैटेलाइट हमें स्टेशनरी दिखाई देगा। तो ऐसे ऑर्बिट्स को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, ऐसा ऑर्बिट जो अर्थ सरफेस से इतनी हाइट पर है, कितनी 36,000 किलोमीटर हाइट पर है, तो ऐसे ऑर्बिट को कहेंगे क्या, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको और एक मज़ेदार नाम भी दिया जाता है जिसको पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। पार्किंग का मतलब क्या होता है, जहां हम अपना गाड़ी को रख के जाएं वो हमें वहीं मिले बाद में। तो अर्थ सरफेस के ऊपर अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने रखा है अपने सैटेलाइट को, तो वो हमेशा वहीं पर रखा हुआ दिखाई देगा, इसीलिए उसको हम पार्किंग ऑर्बिट भी कह देते हैं। तुमने एक नाम भी सुना होगा GSLV, GSLV और PSLV। ये अगर तुम्हें ध्यान हो, इसरो के जो रॉकेट्स होते हैं जिनसे सैटेलाइट को भेजा जाता है, ये उनके कैटेगरीज़ हैं। दो टाइप के सैटेलाइट भेजने के लिए दो टाइप के रॉकेट यूज़ किए जाते हैं। इनफैक्ट रॉकेट को वहाँ पे बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। ये जो LV दिखाई दे रहा है इसका मतलब है लॉन्च व्हीकल। तो GSLV का मतलब है जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और ये है पोलर सैटेलाइट, इसको पोलर, यहाँ सिंक्रोनस नहीं बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV का काम होता है सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेट करना, वहाँ एस्टेब्लिश करना। और PSLV का काम होता है पोलर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी इनके यूज़ भी पूछे जाते हैं कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट किस काम आता है और पोलर सैटेलाइट किस काम आते हैं। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो हैं वो कम्युनिकेशन के काम आते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। और जो पोलर सैटेलाइट्स हैं वो वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होते हैं। और बाकी इस बारे में अगर जानना है तो YouTube में या इंटरनेट में कहीं भी सर्च कर सकते हो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे कम्युनिकेशन में काम करते हैं। एक तो मैं शॉर्ट आइडिया दे देते हैं। मान लो एक ये हमारा अर्थ सरफेस है और इधर हमारा एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से हमें सिग्नल को भेजना है। तो अगर लाइन ऑफ साइट में हमारा रिसीविंग एंटीना आ रहा है तो हम ऐसे डायरेक्ट सिग्नल को भेज सकते हैं। जो हमारा सिग्नल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है,
वो लाइट की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। ठीक है, ये सब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल लाइट की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। उनमें से एक प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना लाइन ऑफ साइट में आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट सिग्नल को भेज सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, LOS। लेकिन अगर हमारा रिसीविंग एंटीना इस तरफ होता, अगर हमारा रिसीविंग एंटीना यहाँ पर होता, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में अर्थ का कर्वेचर आ जाता। तो ऐसे मामलों में सैटेलाइट हमारे काम आता है। तो मान लो कि हमने एक सैटेलाइट यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है, सपोज़ ये हमारा एक सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट ऐसे कुछ डिज़ाइन का मान लो, ये सैटेलाइट है। तो क्या करते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना से सैटेलाइट की तरफ सिग्नल भेजा जाता है, फिर सैटेलाइट उसको प्रोसेस करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फिर रिसीविंग एंटीना की तरफ भेजता है। थोड़ा हाँ, ये भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर एंटीना लगाएं, और भी सैटेलाइट यूज़ किया जा सकता है। मान लो कि हमने यहाँ एक सैटेलाइट लगा दिया या इधर एक एंटीना ही लगा दिया दूसरा। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितना हमें फीजिबिलिटी क्या है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो मान लो हमने इस रिसीविंग एंटीना तक भेज दिया, मान लो R1 पे, फाइनली हमें यहाँ पहुँचाना है तो यहाँ हम LOS के थ्रू भी भेज सकते हैं, या इधर एक सैटेलाइट, अब सैटेलाइट भी लगाया जा सकता है, यहाँ से इस सैटेलाइट को, यहाँ से इस सैटेलाइट को, फिर रिसीविंग एंटीना को। तो इस तरह से सैटेलाइट का यूज़ होता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस ये तुम्हें एक शॉर्ट आइडिया बता दिया गया है। तो ये तो हुआ सैटेलाइट। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी अगर हम देखें, देखो पहले क्या था, एक ऑब्जेक्ट था वो अर्थ सरफेस पर रखा हुआ था, लेकिन अभी सैटेलाइट है, ये अर्थ सरफेस के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है, मोशन में भी है। यानी कि सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होगी वो जो पहले हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की थी उससे ज़्यादा होगी। वहाँ पे टोटल एनर्जी क्या थी, ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो टोटल एनर्जी वाज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, ऑब्जेक्ट मोशन में तो था नहीं। लेकिन अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी सैटेलाइट, वो मोशन में है, तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, सैटेलाइट हैज़ टोटल एनर्जी हाउ मच, E इक्वल टू U प्लस K। तो U कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है, Gmm/r। ऐसे तो R प्लस H भी है, लेकिन H काफ़ी कम होता है, तो फिर भी हम ले लेते हैं R प्लस H। ठीक है, सैटेलाइट के लिए H कम नहीं होता, सैटेलाइट के लिए तो H काफ़ी ज़्यादा रहता है। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो 36,000 किलोमीटर हाइट पर है। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mVO²। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा है तो सिर्फ ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बट सैटेलाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करना होगा। तो कितनी एनर्जी आ जाएगी, Gmm/r प्लस H। और यहाँ पर अगर हम ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू लिख दें Gmm के टर्म्स में, तो क्या आएगा, Gm/r प्लस H, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इनका हम सम करें, ये VO² की वैल्यू है। ठीक है, VO की वैल्यू तो इसका स्क्वायर रूट था, √Gm/√r प्लस H। तो अगर हम ऐड करते हैं तो देखो क्या आता है, -1/2 Gmm/r प्लस H। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो कि जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा हुआ था तो भी उसकी एनर्जी नेगेटिव थी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मोशन में है, अब हमारा सैटेलाइट बन गया, ये मोशन में, फिर भी टोटल एनर्जी नेगेटिव ही आ रही है। इट मीन्स कि मोशन में होने की वजह से सैटेलाइट की एनर्जी इंक्रीज तो हुई, उसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी ऐड होने से एनर्जी बढ़ी तो, बट अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पर ध्यान दें ज़रा, अभी भी एनर्जी नेगेटिव ही है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर तो लगा सकता है, बट यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि ये भी एक बाउंडेड सिस्टम है। सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है, पहले भी अगर सरफेस पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट तो भी एनर्जी नेगेटिव है, बट वो ज़्यादा नेगेटिव थी। देखो -Gmm/r प्लस H, इधर क्या है, -Gmm/2r प्लस H, यानी इसका हाफ हो गया। इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज हाउ मच, U/2। पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी उसका आधा हो गया, यानी कि लेस नेगेटिव तो हुआ, लेस नेगेटिव हुआ, बट अभी भी नेगेटिव होने की वजह से सिस्टम बाउंडेड है और सैटेलाइट सरफेस के चारों चक्कर लगाता रहेगा। और अगर तुम एक सिमिलर केस
इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, हमें पढ़ना ही है 12th क्लास में, केमिस्ट्री में हो सकता है तुमने पढ़ लिया हो। एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए जब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो भी नेगेटिव ही आती है। इट मीन्स वहाँ भी एक बाउंडेड सिस्टम का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अब भी नेगेटिव है, सैटेलाइट अभी भी बाउंडेड ही है। ठीक है, अभी ये अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता, सरफेस से ऊपर है बट अर्थ को छोड़ के अभी भी नहीं जा पाया है। अच्छा, तो अगर हम सैटेलाइट की एनर्जी को ज़ीरो कर दें, मतलब इसकी एनर्जी और बढ़ा दें, देखो काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया तो पहले से कम नेगेटिव हो गया, बट और ज़्यादा हम इसमें एनर्जी ऐड कर दें। ठीक, मान लो कि अब कैसे ऐड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ, इतनी बढ़ा दो कि टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए। तो टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाने से क्या होगा, फिर सैटेलाइट बाउंडेड नहीं रहेगा, वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी जिसको ऐड करने से सैटेलाइट की टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी, अगर तुम्हें याद हो ये टर्म तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कॉन्सेप्ट सेम है। वहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी का यही मतलब होता है कि कितनी एनर्जी दें एटम को कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए। ठीक है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ नाम दिया जाता है, बट वो इनफैक्ट है बाइंडिंग एनर्जी ही। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि इतनी एनर्जी दो कि बॉन्ड टूट जाए। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या है, यहाँ पे अर्थ और सैटेलाइट के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से सिस्टम बाउंडेड है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी जो सैटेलाइट को देने से उसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। इट मीन्स कि अगर हम सैटेलाइट की जो एनर्जी थी उसमें अगर बाइंडिंग एनर्जी को ऐड कर दें तो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर ए सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट, ठीक है, फॉर ए सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट क्या होना चाहिए, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई, और ई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो कितनी थी, -1/2 Gm/m/r प्लस h। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, बाइंडिंग एनर्जी आ गई इतनी। ठीक है, यही जो टोटल एनर्जी थी इसका पॉजिटिव हो जाएगा, जितनी एनर्जी नेगेटिव थी उतनी ही पॉजिटिव ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, और सैटेलाइट अब बाउंडेड नहीं रहेगा, अपनी सरफेस को अपनी ऑर्बिट को छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, बस इतना समझना है कि एस्केप कहाँ से करना होता है, एस्केप करना होता है अर्थ सरफेस से, सरफेस को छोड़ के भागना है, तो हम एस्केप एनर्जी देखेंगे। और अगर ऑर्बिट में है, सैटेलाइट घूम रहा है ऑलरेडी, तो हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। दोनों ही केस में हमें क्या करना है कि टोटल एनर्जी को ज़ीरो कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, ऐसे ही बात करते करते आराम से मज़े मज़े में ख़त्म हो गया। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी भी ख़त्म हो गई, और अब हम लोग इस चैप्टर को छोड़ के जाने के लिए फ्री हैं, वी कैन एस्केप फ्रॉम दिस चैप्टर।